बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेगमेंट में इंशाल्लाह हम लोग यूनिट नंबर 20 को पढ़ना शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 20 का जो टाइटल है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट। सही, ये आज का हमारा टॉपिक है। सॉरी, ये हमारा आज का टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट, और ये चैप्टर का टाइटल भी है। आज के इस सेगमेंट में हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिएगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। इससे पहले भी इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हुई है प्रीवियस चैप्टर में। देखिए, करंट तो आपको मालूम है, ये फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं पर यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब आप इसको स्टडी करते हो। फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। फिर करंट की हम लोगों ने दो टाइप पढ़ी थी। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे करंट का जरा ग्राफ बना कर दो, तो करंट का ग्राफ दो तरीके से बनेगा। पहला, एक तो करंट का ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है, और दूसरा जो बनेगा वो करंट का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ये दोनों ग्राफ करंट का है, ये दोनों ग्राफ किसका है? करंट का है, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस का है, ठीक है। लेकिन इस वाले फ्लो में क्या हो रहा है कि चार्जेस फ्लो के दौरान ऑल्टरनेट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इस करंट को हम लोग कहेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे लिखोगे, AC। ए ऑल्टरनेटिंग के लिए और करंट के लिए C, तो ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। अच्छा, याद रखिएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी चार्जेस का फ्लो जब किसी कंडक्टर में होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो याद रखिएगा ऑल्टरनेटिंग करंट वेरी कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? वेरी कर रहा होता है, मतलब वेरिएशन आती है। ऑल्टरनेटिंग करंट अगर आपको मालूम करना हो तो उसके लिए ये एक फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए फॉर्मूला है। इसमें जो I नॉट है, I नॉट, ये पीक करंट है। ये क्या है? पीक करंट। पीक करंट यानी मैक्सिमम करंट। ओमेगा, ये आपको मालूम है शायद, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। और ओमेगा इक्वल होता है, अगर आपको याद हो, 2 पाई ओवर टी, और 1 ओवर टी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के, तो ये बराबर हो गया 2 पाई एफ। तो करंट के लिए एक फॉर्मूला और बना, I नॉट साइन ओमेगा की जगह लिखा 2 पाई एफ, और ये टी है। ये
ऑल्टरनेटिंग का फॉर्मूला आ गया, आई ऑल्टरनेटिंग करंट, आई नॉट पीक करंट फॉर ऑल्टरनेटिंग, साइन 2 पाई एफ टी। एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। और याद रखिएगा ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो है 50 हर्ट्ज। वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। यानी ये ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए ये तो थोड़ी सी बात हमने की कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। करंट की जो दूसरी टाइप है जिसमें चार्जेस फ्लो के दौरान अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही, पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। देखिए सब पॉजिटिव है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। करंट का ग्राफ है, ये करंट का ग्राफ है, लेकिन यहां पर फ्लो के दौरान डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही है, इसलिए इस करंट को आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे डायरेक्ट करंट, और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे डायरेक्ट के लिए सी डी और करंट के लिए सी डी सी। लेकिन स्टूडेंट फिलहाल ये जो चैप्टर है ना, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का है, डायरेक्ट करंट का है नहीं। तो हम लोग इस चैप्टर में डायरेक्ट करंट की बात नहीं करेंगे, हम लोग इस चैप्टर में ऑल्टरनेटिंग करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि ऑल्टरनेटिंग करंट मालूम करने का फॉर्मूला है क्या, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला है, सही है, ओके। अब बात करें हम जरा एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट की। किसकी बात करें? एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट। जाहिर सी बात है कि ऑल्टरनेटिंग करंट मैंने कहा वेरी करता है, तो एवरेज तो जरूरत पड़ती है। एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट मालूम करने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, I बराबर होता है 2 ओवर पाई आई नॉट के, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.637 आई नॉट के। आई नॉट इज द पीक करंट, आई इज द ऑल्टरनेटिंग करंट, और 0.637 टाइम्स, सही है। फिर सुनिएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट वेरी करता है, अगर वेरी करेगा तो इसका मतलब है कि हम एवरेज यूज किया करेंगे, तो एवरेज की जरूरत तो पड़ेगी। तो ये एवरेज है, ये एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट मालूम करने का फॉर्मूला है। मैंने फिर कहा कि इस चैप्टर में ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर एवरेज आई बराबर होगा 2 ओवर पाई आई नॉट, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 0.637 आई नॉट। इसी तरह एक करंट होता है इफेक्टिव करंट। इफेक्टिव करंट, देखिए एवरेज करंट तो वो कि जो करंट आपने पास किया फिर उसमें जो वेरिएशन आई, तो एवरेज करंट का इस्तेमाल कितना हुआ, एवरेज करंट कितना गुजरा, पास हुआ। इफेक्टिव करंट मींस कि जो करंट आपको दिया गया उसमें से उसका इस्तेमाल कितना हुआ, कौन सा करंट हमारे लिए बेनिफिशियल रहा, किस करंट का इस्तेमाल हम लोगों ने अपने आउटपुट को ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल किया। जैसे हम इफेक्टिव करंट या आरएमएस ऑल्टरनेटिंग करंट, आप इसके ऑल्टरनेटिंग करंट भी कह सकते हैं, इफेक्टिव ऑल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस ऑल्टरनेटिंग करंट, या वर्चुअल ऑल्टरनेटिंग करंट, ये भी कह सकते हैं, ये सारे नाम दे सकते हैं। इफेक्टिव, आरएमएस मींस रूट मीन स्क्वायर ऑल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर ऑल्टरनेटिंग करंट, ये
इफेक्टिव का ही दूसरा नाम है या वर्चुअल ऑल्टरनेटिंग करंट। उसके लिए फॉर्मूला आपके पास ये है, आई बराबर होता है 1/√2 और दिस इज आई नॉट पीक करंट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.707 आई नॉट। ये इफेक्टिव करंट यानी जब इफेक्टिव ऑल्टरनेटिंग करंट, जब ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में पास करते हो तो वो करंट जिससे आपको आउटपुट मिल रहा होता है, जो आपके रिजल्ट्स के लिए इफेक्टिव है, जिसे आरएमएस ऑल्टरनेटिंग करंट भी बोलोगे, जिसे वर्चुअल ऑल्टरनेटिंग करंट भी बोलोगे, ये वो मालूम करने का फॉर्मूला। आई बराबर होता है 1/√2 आई नॉट और 1/√2 की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो होगा 0.707, राइट? ओके स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी हमने क्या बात की, मैं फिर रिपीट कर दूं। अभी हमने बात की ऑल्टरनेटिंग करंट, उसकी एवरेज वैल्यू, उसकी पीक वैल्यू, उसकी पीक वैल्यू। इसी तरह ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। भाई करंट का फ्लो है तो वोल्टेज तो होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट है तो जो वोल्टेज होगा वो फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अगर वोल्टेज जिसे आप V या EMF, इन दोनों में से किसी साइन से आप यूज कर सकते हो, वोल्टेज फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, तो सिंपल वोल्टेज मालूम करने के लिए तो फॉर्मूला ये है V नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा की जगह आप लिख सकते हैं 2 पाई f एंड दिस इज t। ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई f t। एवरेज वोल्टेज की बात करेंगे, यानी एवरेज एसी वोल्टेज, एवरेज एसी वोल्टेज, तो तकरीबन सिचुएशन सेम है, सिचुएशन सेम है, सिर्फ सिंबल तब्दील हो रहा है। ये देखिएगा, इसको पीक वोल्टेज बोलेंगे, V नॉट इज द पीक वोल्टेज। सॉल्व करेंगे 0.637 V नॉट। और इसी तरह आरएमएस वोल्टेज या इफेक्टिव वोल्टेज या वर्चुअल ऑल्टरनेटिव वोल्टेज, इनमें से कोई भी नाम यूज कर लो, तो उसके लिए फॉर्मूला V इज इक्वल टू 1/√2 V नॉट और पॉइंट में लिखे 0.707 V नॉट। V नॉट इज द पीक वोल्टेज यानी मैक्सिमम वोल्टेज, राइट? तो स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी तक के सेगमेंट में हमने बात क्या की, मैं थोड़ा सा रिपीट करूं, मैं फिर कह रहा हूं, और इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो हमने आपको सबसे पहले बताया कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज करंट क्या है, आरएमएस ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसे इफेक्टिव ऑल्टरनेटिंग करंट भी बोलोगे, वर्चुअल ऑल्टरनेटिंग करंट, उनके फॉर्मूले। इसी तरह उस ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज का फॉर्मूला, एवरेज वोल्टेज, और इसी तरह इफेक्टिव वोल्टेज, इसके बारे में अभी मैंने बात की। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो लेक्चर्स को रिपीट कर लो, देख लो, ताकि कोई कंफ्यूजन रहे तो आप मुझसे पूछ सको। फिलहाल जरा अब आगे चलते हैं, इसको जरा मैं अरेंज करूं ताकि हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग जरा सा बात करेंगे फेजर पे। किस पे? फेजर। इसे फेजर डायग्राम भी बोलोगे, फेजर डायग्राम। और फेजर डायग्राम को हम लोग आर्गेन डायग्राम भी कहते हैं, आर्गेन डायग्राम भी कहते हैं। एक्चुअल में यहां पर ना, फिलहाल अभी हम लोग
फेज एंगल का वर्ड समझने की कोशिश करेंगे, फेज एंगल, और उसी एंगल को फेजर बोलेंगे। उससे रिलेटेड जो डायग्राम बनेगा उसे फेजर डायग्राम या आर्गेन डायग्राम बोलेंगे। फर्ज कीजिए कि आपने रेजिस्टेंस और वोल्टेज के दरमियान ये एक ग्राफ प्लॉट किया। इसके दरमियान जो ग्राफ होगा वो करंट का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है? करंट का। तो ये एंगल बनेगा। रेजिस्टेंस और वोल्टेज ये वेरी होता जाएगा, तो करंट का ग्राफ भी जरा वेरी होगा, यानी कभी ग्राफ इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में। ऐसी सिचुएशन में ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये जो एंगल बना रहा होता है, इस एंगल को कहते हैं फेज एंगल या फेजर। और जो डायग्राम बनेगा उस डायग्राम को कहेंगे फेजर डायग्राम, फेज डायग्राम या आर्गेन डायग्राम। ये वर्ड जरा सा ध्यान में रखिएगा। फिर सुनिए, जब करंट का ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ कुछ एंगल तो शो करेगा एक्स एक्सिस से, तो वो जो एंगल की फॉर्मेशन हो रही है उस एंगल को कहेंगे फेज एंगल, उस एंगल को कहेंगे फेज एंगल। उसको हम फेजर भी बोलते हैं। जो डायग्राम बनेगा वो फेजर डायग्राम या आर्गेन डायग्राम। राइट, क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्राफ इसका है, फर्स्ट कीजिए यहां पे मैंने लिखा VG, यहां मैंने लिखा VL माइनस VC, वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। अज्यूम कि मैंने इसका ग्राफ बनाया। ये सब क्या है अभी ये नहीं जान रहे। अज्यूम कि एक्स पे कोई वोल्टेज है, वाई पे कोई वोल्टेज है, आपने इसका ग्राफ बनाया, ग्राफ ये आ गया। तो ये भी वोल्टेज का ग्राफ है। अगर एक्स और वाई दोनों पे वोल्टेज है तो ये जो ग्राफ है इसका वोल्टेज सिंपल इसके बराबर होगा, यानी दोनों को आप ऐड कर दोगे, दोनों को सिंपल ऐड कर दोगे। ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल, इस एंगल को कहेंगे फेज एंगल, फेजर, फेज। और ये जो डायग्राम बना, इस डायग्राम को कहेंगे फेजर डायग्राम या आर्गेन। तो ये जो एंगल है इसको बोलेंगे फेजर, फेज एंगल या आर्गेन डायग्राम, फेजर डायग्राम। ठीक है, मैं फिर रिपीट करूं, इस सेगमेंट में हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं। और वैसे आपके सिलेबस में फिलहाल तो बेसिक इंफॉर्मेशन ही हैं। राइट, चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जरा, फर्स्ट कीजिए एक एसी सर्किट है, एक एसी सर्किट है। एसी सर्किट का मतलब है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, सर्किट किसको बोलते हैं मैं फिर बता दूं। देखिए, फर्स्ट कीजिए कि करंट का फ्लो हो रहा है, बहुत सारी डिवाइसेस यूज हो रही हैं। मैंने कहा यार कि ग्राफ की मदद से शो करो कि क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, करंट का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो जो डायग्राम आप बना के दोगे ना जिसका ताल्लुक करंट से है, उस डायग्राम को बोलते हैं सर्किट डायग्राम। क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम। तो एसी सर्किट क्या हुआ? यानी वो सर्किट जिसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब उस एसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की इन्वॉल्वमेंट आ गई। किसकी इन्वॉल्वमेंट आ गई? रेजिस्टेंस की। यानी एसी सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस आ गया, एक रेजिस्टेंस आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में पीक करंट कैसे निकलेगा जरा वो आप देखोगे।
ये देखिएगा, अगर अगर एसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की इन्वॉल्वमेंट है तो करंट का फॉर्मूला ये है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज का फॉर्मूला ये है वी नॉट साइन ओमेगा टी, आपको बताया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर होता है आई आर के, तो I बराबर हो गया V ओवर आर के। तो I की जगह लिखा आई नॉट साइन ओमेगा टी, V की जगह लिखा V नॉट साइन ओमेगा टी, R अपनी जगह पर, साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी कैंसिल। तो ये पीक करंट मालूम करने का फॉर्मूला आ गया जब सर्किट के अंदर क्या मौजूद हो, रेजिस्टेंस मौजूद हो। एक सर्किट है, उस सर्किट में रेजिस्टेंस की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये पीक करंट मालूम करने का फॉर्मूला है, यानी आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओवर रेजिस्टेंस, राइट। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक और पॉइंट पे आते हैं। फर्ज कीजिए एसी सर्किट है, एसी सर्किट है और इसमें एक इंडक्टर है। इंडक्टर कॉइल को बोलते हैं, कॉइल को, यानी एक कॉइल की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो इंडक्टेंस, कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो इंडक्टेंस, एग्री, पहले बताया। यानी जो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल है उसको हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टेंस से निकला इंडक्टर, इंडक्टेंस से निकला इंडक्टर, यानी कॉइल का रेजिस्टेंस रखने वाला, कॉइल रखने वाला इंडक्टर। तो अब एसी सर्किट के अंदर एक कॉइल है, क्या है, कॉइल है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अच्छा इसके लिए पहले एक और वर्ड क्लियर कर दें। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होता है जरा इसको समझिएगा। एक है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं कि जब चार्जेस का फ्लो किसी कंडक्टर में होता है तो कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स मिलकर उस चार्जेस के फ्लो को रोकने की कोशिश करती हैं, रेजिस्ट करता है उसके फ्लो को, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। इसी तरह इंडक्टेंस, कॉइल का रेजिस्टेंस, कॉइल का रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये समझ में आता है। अब सुनिएगा, फर्ज कीजिए कंडक्टर है जिसका अपना एक नेचुरल रेजिस्टेंस है। एक वो रेजिस्टेंस होता है जो हम बनाते हैं ना, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस नहीं। एक कंडक्टर है, उसमें से करंट का फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स, देखिए वो जो कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स हैं जो नेचुरली इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करता है, उसको कहते हैं रिएक्टेंस। ये रिएक्शन से निकला है, किससे निकला है, रिएक्शन से। कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यू फ्लो कर रहा है, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस नहीं है, नेचुरल रेजिस्टेंस है, इसके मॉलिक्यूल्स इसके फ्लो को रेजिस्ट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, वो कहलाता है रिएक्टेंस। क्या कहलाता है, रिएक्टेंस। ठीक है, चलिए तीनों वर्ड क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, रिएक्टेंस, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। एक एसी सर्किट है और उस एसी सर्किट में कॉइल आ गया, यानी कॉइल की इन्वॉल्वमेंट आ गई, इंडक्टर आ गया, इंडक्टर है तो इंडक्टेंस भी होगा। ऐसी सिचुएशन में जो करंट होगा, पहले तो वोल्टेज ले ले, वोल्टेज तो वही होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी,
लेकिन करंट में याद रखिएगा 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा, यानी वो इसके बराबर होगा ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आई नॉट साइन ओमेगा टी और 90 डिग्री को लिखोगे पाई बाई 2। जब एसी सर्किट के अंदर इंडक्टर इन्वॉल्व हो जाए तो वोल्टेज में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वोल्टेज का फॉर्मूला तो वही है, लेकिन करंट के फ्लो में 90 डिग्री का फेज एंगल आता है, ये 90 डिग्री पाई बाई 2 90 डिग्री, इसको कहते हैं फेज एंगल, इसका डिफरेंस आ जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, फिलहाल बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जो आपको याद रखनी है, हम आहिस्ते आहिस्ते फिर डिटेल में आएंगे। तो अगर एसी सर्किट के अंदर इंडक्टर इंक्लूड हो रहा है तो वोल्टेज में कोई तब्दीली नहीं, लेकिन करंट में 90 डिग्री का फेज एंगल आएगा, राइट? सही है। ऐसी सिचुएशन में पीक करंट यानी आई नॉट मालूम करने का फॉर्मूला ये हो जाएगा वी नॉट ओवर ओमेगा एल के, वी नॉट ओवर ओमेगा एल के, सॉरी मैं क्या कह रहा था कि अगर एसी सर्किट के अंदर इंडक्टर आ जाए, कोई क्वाइल की इन्वॉल्वमेंट आ जाए, तो करंट में 90 डिग्री का फेज एंगल आता है, ऐसे लिखोगे। और ऐसी सिचुएशन में जो पीक करंट होगा, क्या पीक करंट, वो मालूम करने के फॉर्मूला ये हो जाता है वी नॉट ओवर ओमेगा एल। एक्चुअल में इसका तरीका ये होता है कि अगेन V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, ये V और ये I की वैल्यू पुट करेंगे, फिर ये फॉर्मूले से ओपन होता है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये एक फॉर्मूला है, उससे ओपन करते हैं रिजल्ट यहाँ पर पहुंचता है। लेकिन इस फॉर्मूले के बारे में जाहिर सी बात है कि बायो के स्टूडेंट्स को नॉर्मली इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो फिलहाल ये कैसे सॉल्व होकर आया ये जानना फिलहाल जरूरी नहीं है। फिलहाल याद रखिएगा कि ऐसी सिचुएशन में जो पीक करंट है वो वी नॉट ओवर ओमेगा एल के बराबर होगा। वी नॉट पीक वोल्टेज, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और एल इंडक्टेंस, एल इज द इंडक्टेंस, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वी नॉट ओवर एक्स एल, और ये एक्स एल को बोलोगे रिएक्टिव इंडक्टेंस। इस एक्स एल को क्या बोलोगे? रिएक्टिव इंडक्टेंस, रिएक्टिव इंडक्टेंस एक्स एल को, जो कि इक्वल होगा किसके? एक्स एल इक्वल होगा ओमेगा एल के, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के, दिस इज एफ, ये रिएक्टिव इंडक्टेंस है, राइट? अगर इसी तरह आरएमएस की तरफ आप जाओ, यानी फॉर आरएमएस करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास I इज इक्वल टू सेम वी नॉट ओवर रूट टू ओमेगा एल के, रूट टू ओमेगा एल के, जी आई नॉट इक्वल हो जाएगा वी नॉट ओवर रूट टू ओमेगा एल के, यानी सिर्फ रूट टू का फर्क आया, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वी नॉट ओवर रूट टू एक्स एल के, राइट? तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी मैंने बात क्या की है? मैंने बात ये की है कि एसी सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टेंस हो तो क्या सिचुएशन है, वो हमने देखा। ये एसी सर्किट के अंदर अगर इंडक्टर आ जाए, कोई कॉइल आ जाए, तो फिर पीक करंट या
एवरेज करंट या आरएमएस करंट कैसे मालूम करोगे वो हमने देखा, राइट। ये आरएमएस है, आरएमएस ऑल्टरनेटिंग करंट इन केस ऑफ इंडक्टर इन्वॉल्व इन एसी सर्किट। और ये आपके पास पीक करंट है, ये आपके पास क्या है, पीक करंट। आपको अगर इन दोनों में कंफ्यूजन हो रही है तो जरूरी नहीं कि आप इसको आई नॉट लिखें, आप सिर्फ इसको आई भी लिख सकते हो, आप इसको सिर्फ आई भी लिख सकते हो, इश्यू कोई नहीं है, राइट। अब इसी के साथ एक सेगमेंट में देखेंगे कि जब एसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर आ जाए, कैपेसिटर याद होगा पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, चार्जेस को स्टोर करने वाला डिवाइस, तो फिर सिचुएशन क्या होगी उसको देखेंगे अगले सेगमेंट में, क्योंकि ये सेगमेंट ऑलरेडी जो है इसकी लेंथ बढ़ रही है। मैं एक मतलब फिर आपको समरी कर दूं कि इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या समझने की कोशिश की। सुनिए, सबसे पहले तो हमने पढ़ा ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, फिर उसका फॉर्मूला करंट का, वोल्टेज का, ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी देखी जो 50 हर्ट्ज होता है। फिर हमने डायरेक्ट करंट का कॉन्सेप्ट देखा, डायरेक्ट करंट चूंकि चैप्टर में है नहीं इसलिए फिलहाल उसको हमने टच नहीं किया। फिर हमने ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट, फिर आरएमएस ऑल्टरनेटिंग करंट, इन सब चीजों को स्टडी किया। फिर फेज एंगल को डिस्कस किया, वो है भी यहां पर, फेजर डायग्राम, आर्गन डायग्राम, फेज एंगल, फेजर, इन सब चीजों का मतलब देखा। फिर हमने ये समझने की कोशिश की कि अगर ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो पीक करंट कैसे निकालोगे, वो ये देखा। फिर हमने ये समझने की कोशिश की कि अगर एसी सर्किट के अंदर इंडक्टर की इन्वॉल्वमेंट आ जाए, क्वाइल की इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो फिर पीक करंट कैसे निकालोगे। और फिर हमने आरएमएस करंट भी देखा, आरएमएस ऑल्टरनेटिंग करंट इन केस ऑफ इंडक्टर व्हेन इट इज इंक्लूडेड इन एसी सर्किट। तो उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इससे आगे इंशाल्लाह हम लोग अगले सेगमेंट में बात करेंगे। इस लेक्चर्स के दौरान कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई कंफ्यूजन हो तो नोट करके रखिएगा, ताकि लाइव सेशन जब आपकी हो तो आप उसमें आप डिस्कस कर सकें। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।